नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। चंडीगढ़ में पिछले महीने हुए मेयर चुनाव के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तय होंगे। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल हुए सभी बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं, जिन्हें वो अब खुद देखकर ये तय करेगा कि चुनाव में धांधली हुई तो कैसे हुई, की तो किसने की। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट का रुख काफी ज्यादा सख्त दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में ही काफी नाराजगी दिखाते हुए साफ कर दिया था कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। आज की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के रिटर्निंग अफसर रहे अनिल मसीह को भी तलब किया था, जिनसे पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई कठोर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई की जानकारी से पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में धांधली के सवाल इस वीडियो के सामने आने से और गहरे हुए, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कुछ मतपत्रों पर कुछ लिखते या निशान दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी बार बार देख रहे हैं, जैसे कैमरे से कुछ छुपाना चाहते हो। रिटर्निंग अफसर की भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध पाई गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के कुल मिलाकर 20 वोट थे और बीजेपी के थे 16। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर मेयर का चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोटों के साथ विजयी घोषित कर दिया गया, जबकि आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह 12 वोट पाने के कारण 4 वोट से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया था। इन मतपत्रों पर रिटर्निंग ऑफिसर कुछ लिखते दिखाई देते हैं, जिससे उन पर धांधली करने के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसीह ने गलत तरीके से 8 वोटों को अवैध घोषित किया। अगर ये वोट वैध माने जाते तो 20 की संख्या के साथ आप और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार उसी दिन मेयर बन जाता। आपको बता दें, अनिल मसीह भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक इकाई के सदस्य भी थे। धांधली के इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब तुरंत दखल नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से कई सवाल पूछे और यह भी चेतावनी दी कि अगर सही जवाब नहीं दिए तो आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ बार बार क्यों देख रहे थे। मसीह ने जवाब दिया कि ये लोग बार बार कैमरे की बात कर रहे थे, इसीलिए कैमरे की तरफ देख रहा था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, आपने कुछ मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगाया या नहीं लगाया। इस पर अनिल मसीह ने कहा, हां, 8 पत्रों पर लगाया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको सिर्फ हस्ताक्षर करने थे तो आपने किस अधिकार से क्रॉस के निशान लगाए। मसीह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बैलेट वालों ने बैलेट पेपर खराब कर दिए थे, उन्हें फाड़ने की कोशिश की और लेकर भाग गए। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे और आपने किस नियम के तहत यह कार्रवाई की है। मसीह ने कहा कि जिन मतपत्रों को वोटरों ने खराब कर दिया था उन्हें बाकी से अलग रखने के लिए क्रॉस के निशान लगाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को नए रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति का आदेश देंगे जो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हो। प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी जहां नतीजे घोषित होने से पहले उसे रोका गया। रिटर्निंग अफसर ने जिन मतपत्रों पर निशान लगाए उनकी अनदेखी कर नतीजे घोषित किए जाएं और हाईकोर्ट इसकी निगरानी करे। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ 8 बैलेट पेपर देखने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने इसके साथ चुनाव के बैलेट पेपर कल की सुनवाई के लिए अपने पास तलब कर लिए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में इन मतपत्रों को अब हाईकोर्ट से, जो कि हाईकोर्ट की कस्टडी में है, वहां से यहां तक यानी दिल्ली तक लाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद ये बैलेट पेपर देखेंगे और पर्याप्त सुरक्षा के लिए ये बैलेट पेपर कल की सुनवाई में देखने के लिए मंगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कल तक के लिए सुनवाई को स्थगित भी कर दिया। तो अब यह तय हो गया है कि इस मामले में नतीजा फिर से घोषित होगा। इस बीच 30 जनवरी को धांधली के आरोपों से भरे चुनाव में विजयी घोषित किए गए बीजेपी के
मेयर के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कल इस पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से साफ है कि उनकी नियुक्ति को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया जा सकता है। इसी मुद्दे पर जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बातचीत के लिए हमारे साथ चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब बात करने के लिए। पहला सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही सख्ती वाली टिप्पणियां की हैं अनिल मसीह के कंडक्ट पर, रिटर्निंग ऑफिसर के। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने डिटेल में तो वो पढ़ा नहीं है, आपसे ही सुना, लेकिन जितना भी सुना है मैं बहुत खुश हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले बार हफ्ता 10 दिन पहले भी ये बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स की थी, उसको भी मैंने अप्रिशिएट किया था कि देखिए ब्लेटेंट फ्रॉड तो टीवी पे सबको दिख रहा था और इलेक्शन में बहुत खराबियां थी। और हाई कोर्ट ने जो, मुझे हाई कोर्ट से भी शिकायत थी कि हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम जो दिया उसका क्या मतलब है। 3 हफ्ते में तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खूब टाइम दे दिया। तो हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी लताड़ा था, जो बिल्कुल ठीक किया था कि ये तो 3 घंटे का काम था, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का काम था कि फौरन रिकॉर्ड लेके आओ। और ये चीजों पे तो फौरन एक्ट किया जाता है। इससे पहले एक आध केस में हुआ था, कौन सी स्टेट में भूल रहा हूँ, कि गवर्नर साहब ने 3 हफ्ते 2 हफ्ते का वो दे दिया कि साहब आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 3 हफ्ते में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 24 घंटे में करो। तो 24 घंटे में हुआ तो रिजल्ट दूसरा हो गया। 2 हफ्ते बाद होता तो सब खरीद फरोख्त हो चुकी होती, रिजल्ट दूसरा होता। और अब जैसे आज मैंने सुना, टीवी पे मैं देख रहा था कि 3 काउंसलर जो हैं इधर से उधर बिक गए हैं, तो और रिजल्ट तो इन्फ्लुएंस हो गया। तो इस सारे सब कार्यवाही के बावजूद जो मिसचिफ था, जो खुराफात थी, वो तो हो गई। तो मैं कहता हूँ नॉट ओनली ये सारे इलेक्शन, बल्कि वो 3 जो जिन्होंने दल बदलू हैं उनका रिजाइन करना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। और बल्कि मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि पूरा इलेक्शन काउंसलर का दोबारा से कराइए, कि छोटी मोटी बेईमानी थोड़ी तो डकैती हो गई। मेरे ख्याल से कुरैशी साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस तरीके से तलब किया गया हो। मुझे तो याद नहीं आता, इतने सारे चुनाव हमने देखे हैं, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो एमएलए एमपी का हो। क्या आपसे मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि वो बैलेट पेपर पर कुछ लिख सके, निशान लगा सके? ऐसा कोई अधिकार है किसी भी चुनाव में उसके पास? बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो क्रॉस का साइन लगाने का मतलब क्या था कि उसको इनवैलिड डिक्लेयर कराना, जो उसने करा दिया। इस किस्म का क्रिमिनल माइंडेड रिटर्निंग अफसर वो तो जेल में होना चाहिए। क्रिमिनल माइंडेड वो बैठा हुआ सब पब्लिकली कैमरे के सामने वोटर्स को, वोट को इनवैलिडेट कर रहा है, उसके ऊपर मार्के। देखिए इनवैलिड वोट क्या होता है, जहां पे आपने जैसे मार्क किया वो लाइन क्रॉस कर गई, इनवैलिड हो गया। वो इधर उधर धब्बे पड़ गए, इनवैलिड हो गया। कोई और आपने निशान लगा दिया, कुछ नाम लिख दिया, कुछ लिख दिया, इनवैलिड हो गया। तो वो रिटर्निंग अफसर साहब खुद बैठ के अगर ये कर रहे हैं, अव्वल तो ये इसमें जो बेसिक फ्लॉ है सिस्टम का, कि ये रिटर्निंग अफसर साहब हैं कौन? ये पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के काउंसलर हैं, और पार्टी के जज की तरफ से बन के बैठे हुए हैं। ये कि जी ये वहां के लॉ में ऐसे है। अगर लॉ में ऐसा है तो लॉ स्टूपिड है, लॉ गलत है। लॉ चेंज, सैकड़ों लॉ गलत होते हैं, लॉ रेगुलरली इलीगल डिक्लेयर होते हैं, चेंज होते हैं। ये क्या लॉ है कि आप ही का पार्टी का आदमी वो बैठा हुआ जज बनेगा, और वो बैठ के उसने जो खेल किया वो सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको लसाड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरा, उन्होंने भी लंबी डेट दे दी थी, एक ही दिन अगले दिन ही बुलाते। ये 44 इलेक्टिव बैलेट पेपर या 36 इलेक्टिव बैलेट पेपर की बात है। इनको बुलाना था आधे घंटे दूर है हाई कोर्ट वहां से, जहां से जहां ये सारी हरकत हुई। आधे घंटे वहां से 1 घंटे में बुला लेते, 2 घंटे में बुला लेते, अगले दिन बुला लेते। 3 हफ्ते की डेट दे दी। ये क्या खेल है? हम सब ये समझते हैं कि पूरी नेशन अंधी हो गई है, बेवकूफ हो गई है, सबको खेल नहीं दिखाते, हर एक का खेल सबको दिखाई देता है। कुरैशी साहब, हालांकि आप कह चुके हैं क्रिमिनल माइंडसेट की बात, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की, जैसा कि दिख रहा है, जैसा कि चीफ जस्टिस के रुख से भी आज लगा कि जैसे वो डांट रहे थे कैमरे में, क्या देख रहे थे, निशान क्यों लगाया, इस तरह के कड़े सवाल पूछे। अब जब ये साबित होता दिखाई दे रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने गड़बड़ी की है, तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है,
अगर गड़बड़ी करे कोई ये पीठासीन अधिकारी तो क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कानून कहता है? प्रावधान क्या है? नहीं, सजा ये कि सीधी सी बात, क्योंकि सस्पेंड वस्पेंड तो हो गया, वो क्या होगा, वो काउंसलर है, नॉमिनेटेड काउंसलर है, होने को तो उसको वहां से निकालना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल फ्रॉड का केस तो उसके खिलाफ बन ही सकता है। टोटल उसने ही प्लेड फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। उसको जरा वहां अपना होशियारियां चला के जरा जेल में जाके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब बात करने के लिए। इस मामले पे लगातार हमारी नज़र रहेगी। कल दोपहर में 2 बजे के बाद इस पर अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो वीडियो भी आप देख रहे थे और उसी वीडियो को देखकर अपनी पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस की यह सख्त टिप्पणी आई थी कि हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते हैं। आज की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस के मुंह से यह भी निकला कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल किया, यानी जो खरीद फरोख्त हो रही थी काउंसलर्स की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त दिखाई दिया। कल क्या होगा इस पूरे मामले पर, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात, और अब बात राजनीति की करते हैं। चुनाव अब महज 2 या 3 या 4 हफ्ते के भीतर अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, बल्कि हर राज्य में विवाद ही लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे अधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ही तय कर रही है कि वह दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी। क्या समय आ गया है कांग्रेस के लिए? जिस पार्टी ने करीब आधे दशक तक उत्तर प्रदेश पर राज किया, वो अब खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी वो तय नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से गुजर रही है। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस को राज्य की 80 में से 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन कांग्रेस बताया जा रहा है कि इससे सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 17 सीटों का प्रस्ताव दिया है, उसमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस को आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान कुछ सीटों को बदलना चाहती है। यानी संख्या पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीटें दी हैं अखिलेश यादव ने, उसको लेकर कांग्रेस लीडर्स के मन में कुछ शंकाएं हैं। अपने मन मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान आज दिन भर चलती रही। सपा ने आज तक कांग्रेस को अपना जवाब देने के लिए कहा है। अगर कांग्रेस उसके इस प्रस्ताव पर सहमति दे देती है, तभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस ने सहमति नहीं दी तो अखिलेश राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना लेंगे। आज अमेठी में थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अखिलेश यादव वहां भी नहीं पहुंचे, जबकि प्लान ये था कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो अमेठी तो नहीं पहुंचे, रायबरेली जाएंगे या नहीं, वो आज रात को जो डेलिब्रेशंस होंगे दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच, उस पर तय होगा। तो इंडिया गठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां सपा और कांग्रेस आपस में खींचतान करती दिखाई देती है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। वैसे खुद अखिलेश यादव की भी चुनौतियां कम नहीं है। उनकी पार्टी के एक महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में अपनी अनदेखी से नाराज है और उनका कहना है कि उन्हें अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेजे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने उनसे बात तक नहीं की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव की हैसियत 45 विधायकों की भी नहीं थी। मेरे आने से उनकी पार्टी यानी सपा को 111 का आंकड़ा विधायकों का मिला है। मेरी वजह से 6% वोट बढ़े हैं, ये दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इसके बावजूद मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मेरे बयान को हमेशा मेरा निजी बयान बताकर पार्टी ने उससे किनारा किया है। नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की मेरे सहयोगी रणवीर सिंह ने। जो मैंने अपने इस्तीफे का पत्र भेजा था 13 फरवरी को, सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित हैं। मेरे पत्र को गए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
अभी तक उस विषय पर बात भी नहीं किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं घुटघुट की राजनीति कभी किया नहीं हूँ। अब मैंने सब कुछ अब कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया हूँ। अखिलेश जी कौन सा लाभ दे दिए, अखिलेश जी को लाभ मैंने दिया। मेरे आने से उनका वोट 6% लगभग बढ़ा है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख पर अखिलेश यादव ने कहा कि सब मिलते हैं, फायदा लेकर चले जाते हैं। जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में यह भी खबर है कि 22 तारीख को, यानी कि अब से 2 दिन के बाद, वो अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। दिल्ली में वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। एक और बड़े नेता हैं सपा के सलीम शेरवानी। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो नाराज थे, उनको राज्यसभा में पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया। तो कांग्रेस का सरदर्द तमाम सहयोगी विपक्षी दलों ने बढ़ाया हुआ है। उधर कांग्रेस को बीजेपी से भी भिड़ना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए यह चुनौती खुद अपनी पुरानी सीट अमेठी में सबसे बड़ी रही है, जहां से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव हराया था। आज सांसद स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों अमेठी में रहे। अमेठी से पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पहुंचे हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज से अगले 4 दिन तक अपने इस संसदीय क्षेत्र में वो भी जन संवाद यात्रा निकाल रही हैं। तो यात्रा बनाम यात्रा है अमेठी में इन दिनों। आज इस दौरान जनसंवाद करने के अलावा वो अपने नए आवास में गृह प्रवेश भी करेंगी। उधर राहुल ने अमेठी के गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा की और बाबूगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं के अमेठी में होने से वहां सियासी गर्मी आई हुई है। अमेठी में आज राहुल गांधी ने कहा कि इस इलाके से उनका पुराना रिश्ता रहा है। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हालांकि राहुल जब से अमेठी आ रहे हैं उसके बाद बमुश्किल बीते 5 सालों में इक्का दुक्का दौरे उन्होंने अमेठी के किए हैं। वो वायनाड के होकर रह गए, अमेठी से जैसे उनका नाता टूट गया। इस बीच स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी से कहा कि राहुल गांधी तो 2019 में अमेठी छोड़ चुके हैं। उन्होंने चुनौती दी कि राहुल गांधी में हिम्मत है तो अमेठी से उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम सबसे पहले स्मृति ईरानी जी से बात करेंगे। मैम, यहाँ पे आज राहुल गांधी की यात्रा निकली अमेठी में, जो आपका संसदीय क्षेत्र अब है, जो पहले कभी उनका था। आपको क्या कहना है उसको? मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है। ये साफ संकेत आपको मिल गया है। तो इससे ये संकेत, मतलब इस बात से ये क्लियर है कि 2024 में भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मैं नहीं जानती, मैं इतना ही कहूँगी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। जब हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक उस बात पे उन्होंने कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक नहीं जुड़ेंगे। और अब उन्होंने अपने उन पे टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनके अलायंस का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलायंस को राहुल गांधी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वरना वो राहुल गांधी को अलायंस का नेता घोषित कर सकते थे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र का विषय है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र ने गत 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार, सांसद, संसद, सरकार का जो समन्वय का सहयोग यहाँ पर देखा है, उसके चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस सीट से जीत होगी। इस बार भी जब आप कहते हैं कि क्या 80 की 80 सीटें मिलेंगी, आप क्यों नहीं समझते कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एनडीए 400 पार। उस 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी हमसे बात करने के लिए। तो एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा,
एनडीए का नारा है 400 पार जाएंगे और एनडीए का पूरा टारगेट है 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से लाने का। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। स्मृति ईरानी कॉन्फिडेंट है। राहुल गांधी और सपा के बीच अलायंस की बातचीत चल रही है जिस पर अभी तक सहमति बनी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सब के बीच में आज अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने 11 नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इनमें से कुछ अहम लोकसभा क्षेत्र हैं। मुजफ्फरनगर से सपा ने हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, आंवला से नीरज मौर्य को, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को, गोंडा से श्रेया वर्मा को और गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो कि अब तक बसपा में थे, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साफ है कि इंडिया गठबंधन में खासकर सपा और कांग्रेस के बीच यूपी की इन दोनों बड़ी पार्टियों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में ये जो उठापटक है इंडिया गठबंधन में, इस पर बात करते हैं मशहूर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी से। नीरजा जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट भी आज अनाउंस कर दी है। अखिलेश अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल भी नहीं हुए हैं। इंडिया अलायंस के लिए ये जो घटनाक्रम है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, दोनों के हक में है कि अलायंस हो पाए, पर ये ऑब्वियस है कि कुछ अड़चने आई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का भारत यात्रा न्याय यात्रा में नहीं शामिल होना या राहुल गांधी का समय नहीं निकालना और राहुल से मिलना, ये अच्छे साइन नहीं है। और अनमन जो है वो नंबर ऑफ सीट्स पे है, कितनी सीट्स समाजवादी पार्टी ऑफर करेगी कांग्रेस को, और बहुत इंपॉर्टेंट है कितनी क्षमता है कांग्रेस के अंदर वो सीटें जीतने की। कांग्रेस का जो क्या कहते हैं शिकायत है वो ये है कि 1-2 सीट के अलावा उनको सारी लूजिंग सीट्स ऑफर की जा रही हैं। तो कांग्रेस की जमीनी पकड़ कितनी है वो भी एक सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन दोनों के हक में है कि वो इकट्ठे हों, उसके बिना तो एकदम बुरी तरह से पिट जाएंगे। कांग्रेस तो वैसे ही साफ दिख रही है, पर समाजवादी पार्टी को भी धक्का लगेगा अगर मुस्लिम वोट बट गया। अगर मुस्लिम वोट बढ़ गया तो दोनों को धक्का लगेगा। लेकिन नीरजा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सपा से 2 बड़े नेता अलग हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग हो गए हैं, वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। सलीम शेरवानी जिससे मुस्लिम वोट की आप बात कर रहे थे वो अलग हो गए हैं। सपा, इसका नुकसान सपा को होगा, इंडिया अलायंस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, फायदा किसको होगा वो तो मालूम नहीं। वो भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा को फायदा होगा, कितनी वोटें वो लाने की क्षमता रखते हैं वो तो सवाल है। थोड़ा बहुत हर एक का, हर नेता को होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन है नुकसान किसको पहुंचेगा? नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा। एक परसेप्शन भी बनता है जो कि पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में बहुत अहमियत रखता है कि भाई सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, द रैट्स आर लीविंग अ सिंकिंग शिप, अंग्रेजी में ये कहावत है कि चूहे जो डूब रही नैया को छोड़ के भागते हैं। तो उस तरह की स्थिति होती दिख रही है कि अपोजिशन पार्टी हथियार डाल रही हैं और उनके बड़े कद्दावर नेता, ऐसा नहीं कि छुटपुट लोग जा रहे हैं, उनके बड़े 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 अनुभवी कद्दावर नेता जा रहे हैं छोड़ जी। के। तो अपोजिशन के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जाते हैं तो जाएं, और मोदी कहते हैं आते हैं तो आए, इनको लिया जाए। तो इस तरह से ऑपोजिशन का कमजोर होना, वो भी हिंदी हार्टलैंड में, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने इतने दशकों से रूल किया और अब बिल्कुल ही खत्म है, ये कोई लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है। अब ऑपोजिशन जो दिखे लड़ता भिड़ता हुआ, वो समहाउ आज नहीं दिख रहा है। देखिए कैसी बात हो गई नीरजा जी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ स्ट्रांग अपोजिशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रूलिंग साइड में आने की बात का तो ख्याल भी नहीं आता। खैर, मेरा सवाल आपसे ये कि जो इंडिया अलायंस बना था, नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी ने सीटें नहीं दी अभी तक, फारूक अब्दुल्ला नाराज हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया कि वो भी अलग से लड़ेंगी, अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग अलग लड़ रही कांग्रेस पार्टी के साथ। तो जो मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने 370 का नारा दे दिया है, एनडीए को 400 पार का नारा प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया है, आपको इन हालात में क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने इस मिशन में 370 कह लीजिए या 400 कह लीजिए हासिल कर सकती है?
देखिए, आपने नाम लिया अशोक चौहान का, उसके बाद आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अटकल है कि मनीष तिवारी का नाम चला आ रहा है, और लोग सिर्फ कांग्रेस से नहीं और रीजनल पार्टी से भी जा सकते हैं भाजपा की तरफ। और ये भाजपा की स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, दूसरी पार्टियों को कमजोर करना, उनके लोगों को तोड़ना। और ये मतलब मेनलाइन पार्टी है, वो चाहती है 2/3 बहुमत तक पहुंचे। वो 2/3 बहुमत के साथ क्या करेगी, वो तो एक सवाल है इस समय। सस्पेंस आज इसका नहीं है कि भाजपा जीतेगी कि नहीं 2024 में। सस्पेंस इसका है कि नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म में क्या करने जा रहे हैं। तो 2/3 बहुमत की तरफ तो उनका इशारा, उनके शब्द तो कह ही रहे हैं कि हम उस तरफ बढ़ेंगे एनडीए के एलाइज के साथ। और एनडीए के एलाइज को भी वो इंक्रीज करने की, रीजनल पार्टीज को अपने खेमे में लेने की कोशिश तो वो जरूर करेंगे। तो ये सब कुल मिला के वन पार्टी रूल मोर और लेस होगा आगे जाके, अगर ऑपोजिशन इतनी बुरी तरह से कोलैप्स करती है जो इस समय दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी बात करने के लिए। अपोजिशन कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव अब किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। कल रात जब ये बैठक खत्म हुई तो सरकार ने कहा था कि सकारात्मक तरीके से बातचीत खत्म हुई है, 5 फसलों पर हम 5 साल की गारंटी देने को तैयार हैं। लेकिन इस पर किसान आंदोलन ने दिन भर विचार विमर्श किया और अब इस सरकार के प्रस्ताव पर को खारिज कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं। रवीश, क्या कहकर खारिज किया किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को? आज देखिए सुमित जी, जो किसान संगठन है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कल चूंकि उन्होंने इसलिए ये बोला था ताकि ये न लगे कि कुछ भी सरकार अगर बोलती है तो उसको ये लोग खारिज करते हैं। तो यही वजह रही कि लोगों ने, जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपस में विचार विमर्श करके फिर इस पर फैसला लेंगे। आज जो किसान संगठन है ये उन्होंने कहा कि जो 23 फसलें हैं उन सभी पर एमएसपी को लागू किया जाए और कानून बनाया जाए। केवल 5 फसलों पर ही सरकार गारंटी न दे, बल्कि सभी 23 फसलों पर सरकार की गारंटी चाहिए। दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि जो 5 फसलों पर सरकार गारंटी दे रही थी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद का, उसमें उनके साथ एक क्लॉज था कि जब आप धान की खेती को छोड़कर दलहन की खेती करेंगे तब आपको जो है गारंटी दी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, आखिर इसमें क्लॉज क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर कोई किसान जो है वो दलहन की या फिर कपास की खेती खुद वैसे ही करना चाहे सामान्य तौर पर, तो उसको क्यों नहीं ये फायदा मिल रहा है? उसमें ये क्यों आपको दिखाना पड़ रहा है कि इसने धान या गेहूं की खेती छोड़कर फिर आप इस पर आए? तो वो बोले कि जो डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण का जो फैसला है सरकार का, और जो जिस तरीके का प्रपोजल दिया उसको जो हम लोगों ने पढ़ा, तब उसमें ये लगा कि इस क्लॉज में कहीं ना कहीं खामी है। अब सरकार को चाहिए कि एक नए सिरे से जो है वो प्रस्ताव लेकर आए और हमसे बातचीत करे, वरना हम 21 तारीख को, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 21 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तो फिलहाल डेडलॉक एक बार फिर से जो है वो बन गया है। कल रात को हम लोगों ने सोचा था कि शायद जो है वो इस पूरे मसले का शांतिपूर्ण हल निकल सकता है, लेकिन अब एक बार फिर से डेडलॉक जो है वो बन चुका है। एक क्विक जवाब चाहूंगा मैं आपसे रवीश, वक्त की थोड़ी कमी है। तो 21 तारीख को आपने कहा कि सब इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, पर बॉर्डर तो सील है, कैसे पहुंचेंगे दिल्ली तक? शंभू बॉर्डर है, फिर सिंधु बॉर्डर है, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक? बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान नेता तो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से युवा तमाम सारे किसान प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जिस तरीके से उनके अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर कि सरकार टाल मटोल कर रही है, उनका आरोप है, तो उससे लग ही रहा है कि टकराहट बढ़ेगी। अब देखना होगा कि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। क्या केंद्र सरकार के मंत्री फिर से कोई बातचीत की पहल करते हैं कि नहीं, इसकी ओर सबकी निगाहें जरूर लगी रहेंगी। चलिए रवीश, आप रहिएगा, आप लगातार नज़र बना के रखिएगा इस खबर पर, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जब ये प्रस्ताव खारिज किया किसान संगठनों ने, कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहा किसान नेता ने, खुद उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। जगजीत सिंह डडेवाल साहब जो कि किसानों के बड़े नेता हैं, इस फोरम को लीड कर रहे हैं, सुनते हैं उनका बयान।
इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। तो सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया, यानी दोनों पक्षों में अब टकराव बढ़ सकता है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या होगा, सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आपको पता चलेगा। भारत सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं के सामने 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सहकारी समितियों NAFED और NCCF द्वारा दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव रखा है। किसान नेता अब अगले 2 दिनों में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। क्या फसलों का विविधीकरण पंजाब में ग्राउंड वाटर के घटते स्तर और कई दूसरी चुनौतियों से जूझ रहे धान के किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है? देखिए हिमांशु शेखर की यह खास रिपोर्ट। किसान संगठनों के साथ गतिरोध के बीच भारत सरकार ने एक नया प्रस्ताव रख दिया है। सरकार कह रही है कि नेफेड और NCCF जैसी सहकारी समितियां धान की जगह दलहन, मक्का और कपास उगाकर फसल विविधीकरण का विकल्प चुनने वाले किसानों के साथ 5 साल तक का अनुबंध कर सकती हैं। उनको MSP रेट पर उपज खरीदने की गारंटी मिलेगी। भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में एक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह को ये एक कारगर विकल्प लगता है। धान के किसान है, विशेषकर पंजाब के जो किसान हैं, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, धान की खेती में पानी की दिक्कत हो रही है। क्या उनके लिए फसलों का विविधीकरण एक विकल्प है जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए? देखिए, जब धान की रोपाई करते हैं तो उसमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली बात तो पानी का स्तर दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है, और ये माना जाता है कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। दूसरा, धान की रोपाई में जो श्रम का खर्च है, श्रमिकों का खर्च है, करीब 3000 से लेकर के 4000 रुपये प्रति एकड़ का आता है। इसके अलावे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो करीब 30-35% ज़्यादा होता है अगर हम धान की सीधी विधि से बिजाई करें। तो ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं, और इसके साथ साथ जब पराली जलाते हैं तो जो प्रदूषण है उससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन राज्यों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान के विकल्प के रूप में हम दूसरी फसलों को लेकर के आएँ। डॉक्टर सिंह के मुताबिक धान उगाने वाले किसानों के लिए एक अहम वैकल्पिक फसल अच्छी क्वालिटी वाली मक्का हो सकती है, जो 7 से 8 टन प्रति एकड़ तक उगाई जा सकती है। डॉक्टर सिंह का तर्क है कि धान उगाने वाले किसानों के लिए दलहन की फसलें भी एक अच्छा विकल्प है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, नेफेड है, NCCF है, उनको भी अपनी जो भंडारण की क्षमता है, मार्केटिंग की क्षमता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर करें, डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता है, तो धीरे धीरे उन्हें इस स्तर पे भी काम करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप किसानों को दूसरी फसल की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको आपको अपनी क्षमता भी बढ़ानी होगी, जिससे कि आप प्रोक्योरमेंट में सीधे उनसे खरीद सकें इन फसलों को। बहुत सही बात आपने कही कि जैसे हम जिन वैकल्पिक फसलों की बात कर रहे हैं, विविधीकरण की बात कर रहे हैं, अगर हम मक्के से बायोइथेनॉल बनाना है तो हमको बायोइथेनॉल बनाने के लिए जो प्लांट हैं उनको उन क्षेत्रों में लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि मक्का यहाँ से उठा करके आप 400-500 किलोमीटर दूसरी जगह ले जाएं फिर बायोइथेनॉल निकलें। तो ये स्थानीय व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी, और उस दिशा में जो है सभी लोग मिल करके साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका जो है अच्छा परिणाम आएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।